हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एमसीक्यू का सीरीज शुरू किया था उसी का ये कड़ी नंबर 2 है। दूसरा ये टॉपिक है, यानी उसी पीवाईक्यू का 2022 जो हम लोग पीवाईक्यू शुरू किए थे भूगोल का, यानी कि बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया था उसी का ये पीवाईक्यू है। यानी कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि कई बार बोर्ड जो है वो सवाल को रिपीट करता है, तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। और पैटर्न को भी पकड़ने के लिए, चैप्टर को भी जानने के लिए थोड़ा सा आपको पीवाईक्यू बनाना जरूरी हो जाता है। हम लोगों ने सीरीज शुरू किया है जो 2016 से लेकर के 2022 तक के जितने भी अभी तक पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, पहले हम लोग उसको करने वाले हैं। और अभी जो हम लोग शुरू किए हुए हैं, इससे पहले भूगोल का हम लोगों ने पहला एक वीडियो ले चुका है। जो नहीं देखे जाकर के देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग फिर से जो है 35 क्वेश्चन, आज जो रेस्ट 35 क्वेश्चन है हम लोग उसको आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देख कर रट लो, क्योंकि रटने वाली बात हो जाती है। क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, तो रटने में ही फायदा हो जाता है। और जैसा कि पता होगा कि अभी हम लोगों के यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में दीपावली का फेस्टिवल आया हुआ है। आज धनतेरस का पर्व है, धनतेरस है, तो आप सबों को धनतेरस की शुभकामनाएं। और दीपावली भी है कल के बाद, तो हैप्पी दीपावली आप सबों को, आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरे आर्ट्स पाठशाला के परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं या जो बच्चे पढ़े हैं उनको थोड़ा ज़रूरत है जुड़ने का, पढ़ने का, तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे टीम के साथ। क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं छठ के बाद। जो छठ अभी फेस्टिवल है उसके बाद हम लोग बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक हो गए या चैप्टर होंगे उससे हम लोग संबंधित बात करेंगे। सीबीएसई के भी जो बच्चे हैं उन्हें भी ब्रशअप करने की जरूरत है, उनको भी टॉपिक का रिवाइज करने की जरूरत है, उन्हें भी पढ़ने की जरूरत है, वो भी बच्चे जुड़ेंगे। पहले जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बेहतर एक सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जिस मोड में हमसे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। ये आर्ट्स के लिए पता होगा आपका संस्था है आर्ट्स पाठशाला, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। ऑफलाइन ये संस्था जो है वह सागंज प्रोफेसर कॉलोनी मुसल्लापुर हाट के नजदीक है, आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। और अगर आप ऑनलाइन के लिए जुड़ना चाहें तो आप बिल्कुल नो डाउट आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, जो हम लोग ज्योग्राफी का शुरू किए थे कहानी, हम लोग वहीं पर से फिर से शुरू करते हैं कहानी को। जरा देखिएगा, गौर करिएगा, क्योंकि जल्दी से हम लोग प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को क्लियर कर लें। चलिए, तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग शुरू करने वाले, क्योंकि 35 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से। आज हम लोग 36 नंबर से करने वाले हैं। आइए देखिए, फटाफट सवाल, फटाफट सवाल, फटाफट आंसर। चलिए, सबसे पहला, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? पूछ रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो याद रखिएगा सबसे कम है चीनी तिब्बती का। चीनी तिब्बतियन, जिसको हम लोग सीनो तिब्बतियंस बोलते हैं। पूछ रहा है विच लिंग्विस्टिक फैमिली हैज लोएस्ट पॉपुलेशन? सबसे कम किस फैमिली का पॉपुलेशन वाले में फैमिली का है, लिंग्विस्टिक फैमिली का? सीनो तिब्बतियन हो जाएगा, जिनका 0.85% है। और पूछे सबसे अधिक किसका है, तो वो इंडियन यूरोपियन का हो जाता है, जो कि लगभग लगभग 73% के आसपास में है। तो सबसे अधिक ये हो गया और सबसे कम ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। पूछा 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूछा क्या सवाल? एज पर 2011 सेंसस दैट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सेंसस पता होगा आपको, भारत में हर 10 साल के बाद करवाया जाता है, हर 10 वर्ष के बाद कराया जाता है। हालांकि 2021 में जो होने वाला था वो कोरोना की वजह से नहीं करवा पाई सरकार करवा पाई। आने वाले 1-2 साल में सेंसस हो जाएगा। और पहली बार जो भारत में सेंसस स्टार्ट हुआ वो आपको 1800 ऐसे तो 72 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से 1881 से हर 10 साल के बाद सेंसस होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए सेंसस से कितना क्वेश्चन दे रहा है बिहार बोर्ड, इसलिए हम बोलते हैं कि पीवाईक्यू जब बनाइएगा तो बिहार बोर्ड के पैटर्न को पकड़िएगा। पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? पूछ रहे सबसे अधिक जनसंख्या कम किसका है। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर सबसे सॉरी सॉरी देखिए सबसे कम पूछ रहा है एज पर सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज इंडिया इज द लोएस्ट पॉपुलेशन? सबसे कम पॉपुलेशन किसका है? तो गौर करिएगा, सबसे कम अगर पॉपुलेशन का बात किया तो सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम का, 6 लाख समथिंग में है। सबसे अधिक पूछ दे तब तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, जिसकी आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब यहां से आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का बात कर दिया। क्या किया? एज पर 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक किसका है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक किसका है? बिहार का है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा टोटल पॉपुलेशन जितना राज्य का है या देश का है, वो अगर देश का निकाल रहे हैं देश का, राज्य का निकाल रहे हैं तो राज्य का, और टोटल जो आपका एरिया है उसको डिवाइड करके निकाला जाता है। किसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? बिहार। अगर 2001 के हिसाब से चलता तो फिर हो जाता वेस्ट बंगाल, लेकिन यहाँ 2011 पूछा, 2011 के हिसाब से बिहार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या पूछा? किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? देखिए ये अप्रवासी आते हैं मतलब यहां से आपका बात कर रहा है किसका? इमिग्रेंट्स का। मतलब विच स्टेट रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, यानी किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं। तो अप्रवासी सबसे अधिक किस में आते हैं? आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक महाराष्ट्र में आते हैं। और पूछे कहां से सबसे ज्यादा जाते हैं, तो सबसे जाते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी यहां से लोग ज्यादा जाते हैं। और पूछता है कहां, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए पूछ रहा है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य धारा है। देखिए आपको पता होगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक की मेन स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम क्या होता है, कहां से कहां लोग जाते हैं। तो इसके लिए 4 कंडीशन हो जाते हैं। देखिए ग्रामीण टू, ग्रामीण से नगर, फिर नगर से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, और नगर से नगर। यानी इसको हम लोग अगर इंग्लिश में चलें तो रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, है ना। फिर उसके बाद कह सकते हैं अर्बन टू अर्बन, और एक कह सकते हैं रूरल टू रूरल। तो देखिए अगर पूछे पुरुषों का प्रवास सबसे अधिक किस में होता है, तो पुरुषों का प्रवास सबसे अधिक होता है बुआ ग्रामीण से नगर की तरफ, रोजगार की तलाश में वो निकलते हैं। अगर महिलाओं का ज्यादा पूछा जाए कहा किस में होता है, तो महिलाओं का होता है ग्रामीण से ग्रामीण हो जाता है। महिलाओं का पूछे तब महिलाओं का ग्रामीण, क्योंकि शादी ब्याह करने के बाद महिला एक गांव से दूसरे गांव में नॉमिनल सॉरी मैक्सिमम तौर पे देखिएगा तो वो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामीण से नगर एक हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक पता होगा आप सबों को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, हर साल निकाला जाता है। इसमें आपको पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है ना। इस मामले में अगर आप चलिएगा तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाला राज्य कौन सा हो जाता है? केरला हो जाता है। और सबसे लोएस्ट पूछ दे तब अपना बिहार हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। सवाल क्या पूछा कि किसका सबसे साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, सबसे बेहतर उच्चतम, यानी उसमें भी आपको क्या पूछा है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी सबसे अधिक, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप। अगर राज्य में पूछे तब केरल हो जाएगा, राज्य में पूछे तो केरल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक, कौन सी शहर जो है वह किसी भी रिवर बैंक पर अवस्थित नहीं है। तो हम सब जानते हैं शायद कि आगरा यमुना नदी के किनारे, पता होगा कोलकाता जो हुगली है गंगा की वो, और पटना गंगा पे हो जाता है, भोपाल कोई नदी के किनारे नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 फटाफट करते जाइए फटाफट। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक जरूर करिए, बिल्कुल लाइक करिए, ताकि हम लोग और भी बच्चे तक पहुंच पाए। आपके लाइक से ही हमारा रीच बढ़ता है, क्योंकि अगर आप लाइक वीडियो देखिए लाइक नहीं करिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। प्लीज लाइक करिए और प्रयास करिए कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा, जो मेहनत कर रहे हैं वो लगेगा कि सफल हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि हमारी टीम को भी आगे बढ़ाने में मदद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर है, पूछ रहा है कौन सा खनन नगर, विच ऑफ द माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन कौन है? तो मथुरा, फिर पूछ रहा है अम्बाला, फिर पूछ रहा है सिंगरौली, फिर सरहान। तो देखिए ये सब नहीं है, पूछ रहा है कौन खनन नगर है, तो ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, ये आपका खनन नगर है। पूछ रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे? ग्रीन रिवॉल्यूशन। पूछ रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन संबंधित है आपको पता होगा खाद्यान्न उत्पादन से। गेहूं और चावल, एस स्वामीनाथन इसके फाउंडर थे, और 1960 के दशक में जो है 60s में जो है ये शुरुआत किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहीं पर व्हाइट रिवॉल्यूशन दे देता तब वो मिल्क प्रोडक्शन से हो जाता, और उसके वर्जिस कुरियन उसके फादर कहलाते हैं। कुछ पूछ रहा है इसमें से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, यानी कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइबर क्रॉप्स, कॉफी फाइबर क्रॉप्स नहीं होता है, कॉफी फाइबर क्रॉप्स नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी हो जाएगा, फाइबर क्रॉप्स नहीं है। चलिए धनाधन देखते चलिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है, आपको पूछ रहा है विच स्टेट इज नॉट प्रोड्यूसर ऑफ किसका? टी का। टी का कौन नहीं है? तो केरल तो है ही, आपको पता होगा, बंगाल तो जान ही रहे होंगे आप, राजस्थान नहीं है, है ना, असम में तो होता ही है, जान ही रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजस्थान।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है? पूछ रहा है खाद्यान्न कौन सा है, यानी सवाल फिर समझिए क्या कह रहा है कि आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड ग्रेन। फूड ग्रेन, शुगर कैन फूड ग्रेन नहीं है, आपको पता होगा। कॉफी भी फूड ग्रेन नहीं है। हाँ, मेज बिल्कुल फूड ग्रेन है, तो क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा फूड ग्रेन के तौर पर। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ नॉट कॉटन प्रोड्यूसर। पूछ रहा है कौन सा कॉटन प्रोड्यूसर नहीं है। देखिए, गुजरात कॉटन प्रोड्यूसर है, पता ही होगा आपको कि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए, कॉटन का प्रोडक्शन वहां होगा जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता हो ब्लैक सॉइल की वजह से। याद रखना है, ब्लैक सॉइल में ये फेवरेबल होता है। तो ब्लैक सॉइल यहाँ भी है, ब्लैक सॉइल यहाँ भी थोड़ा बहुत है, आंध्र प्रदेश में भी है, मतलब तीनों ये है और ये नहीं है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर पूछ रहा है कौन सा भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? पूछ रहा है सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? सबसे बड़ा एनएच, सबसे बड़ा एनएच, तो एनएच 44 हो जाएगा। एनएच 44, इसकी लंबाई 1412 किलोमीटर है, जो कि पता होगा कि भारत के नॉर्थ से साउथ तक को जोड़ता है। एनएच 44 की लंबाई सबसे ज्यादा है। फिर पूछ रहा है जल क्या है? देखिए, ये सब बच्चा वाला सवाल हो जा रहा है ना, कोई आपको लगता होगा कि आपके स्टैंडर्ड पे सवाल आ जा रहा है कि ये कौन सा सवाल पूछ रहा है। जल कौन सा है? तो जल हो जाएगा अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्स हो जाएंगे। फिर सवाल है 53, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे है? केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट आपको पता होगा 2003 में केंद्र सरकार ने एक हरियाली प्रोजेक्ट लाया था जिसका संबंध जल संरक्षण से, वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, हरियाली। आपसे पूछ दे इस बार की हरियाली प्रोजेक्ट किसका है, तो आप समझ जाइएगा। उसी तरीके से नीरू मीरू है आंध्र प्रदेश का। फिर पानी संसद वगैरह पढ़िएगा, वो राजस्थान का हो जाता है। तो वो सब थोड़ा सा देखिएगा, ये आपको टॉपिक हिट कर रहा है, आप उससे रिलेटेड टॉपिक को पूरा पढ़ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरण और नवीकरणीय स्रोत है? मतलब आपको पूछ रहा है नॉन रिन्यूएबल, आपसे क्या पूछ रहा है वो? नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है ना, नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए, नॉन रिन्यूएबल, जल विद्युत नॉन रिन्यूएबल नहीं है, है ना। रिन्यूएबल है, सौर ऊर्जा रिन्यूएबल है, पवन ऊर्जा रिन्यूएबल है, तापीय ऊर्जा थर्मल जिसको बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल कौन हो जाएगा बताइए? थर्मल एनर्जी। कौन हो जाएगा? थर्मल एनर्जी। फिर पूछ रहा है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। क्या पूछ रहा है आपसे सवाल, जरा गौर करिए। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, क्या है बताइए? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है बताइए? हीराकुंड, अच्छा, नदी अगर बात करें तो महानदी, नदी का बात करें तो महानदी, राज्य का बात करें, सॉरी राज्य का बात करें ओडिशा, राज्य का बात करें तो ओडिशा हो जाएगा। चलिए 56 की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहा है? निम्न राज्यों में से ककरापाड़ा नाभिकीय केंद्र अवस्थित है। पूछ रहा है इन विच स्टेट फॉलोइंग दैट ककरापाड़ा एटॉमिक पावर सेंटर। आपको पता होगा भारत में 7 एटॉमिक पावर सेंटर है और उसी में से पूछ रहा है ककरापाड़ा कहाँ है, तो ककरापाड़ा हो जाता है कहाँ? गुजरात। ककरापाड़ा कहाँ? गुजरात। महाराष्ट्र में भी है तारापुर, कर्नाटक में भी है कैगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है तारापुर, और अगर हम बात करें कर्नाटक का तो ये हो जाता है कैगा। राजस्थान में भी है रावत भाटा, राजस्थान में भी है, वो है रावत भाटा। तो आपको सवाल क्या था? आपका सवाल था कि किस राज्य में ककरापारा है, तो ककरापारा कहाँ है? गुजरात में, है ना। खाखरा का नहीं, डोसा क्या बोलते हैं उसको, जलेबी, फाफड़ा, खाखरा, ये सब थोड़ा सा उससे संबंधित याद रख लीजिएगा। खेतरी तांबा किस राज्य में स्थित है? खेतरी बहुत फेमस है क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। ये खेतरी तांबा हर साल लगभग देता है, तो खेतरी कहाँ हो जाता है? वो राजस्थान में हो जाता है। भारत का सबसे पुराना माइन में से एक माना जाता है ये। बोकारो लॉ इस्पात केंद्र पूछ रहा है किसके अंडर टेकिंग में है, यानी बोकारो स्टील सेंटर जो है वो किसके अंडरटेकिंग है? तो ऑब्वियसली पब्लिक हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। बताइए बोकारो क्या हो जाएगा? बोकारो का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या सवाल था कि बोकारो स्टील सेंटर इज अ पब्लिक सेक्टर का। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कोयला खादानों में से झारखंड में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोल माइन इज नॉट झारखंड। कहाँ, कौन सा पूछ रहा है कि झारखंड में नहीं है? वो देखिए जरा, बोकारो झारखंड में है, सॉरी बोकारो झारखंड में है, झरिया झारखंड में है, इसके अलावा गिरिडीह भी झारखंड में है, सिंगरौली नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तेल क्षेत्र आपसे पूछ रहा है ना, मतलब पेट्रोलियम्स के बारे में स्पेशली बात कर रहा है, क्रूड ऑयल जो है वो पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो सबसे ज्यादा पता होगा आपको असम में है, तो मेन इसका असम हो जाता है। फिर पूछ रहा है कि नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक एनईपी, न्यू एजुकेशन सॉरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो है इसको लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1991, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1991। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना की मुख्य कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। यानी किसी भी इंडस्ट्री को आप कहीं भी अगर लोकेट करना चाह रहे हो, किसी इंडस्ट्री को कहीं लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिएगा, बाजार तो चाहिए चाहिए, बिना बाजार का आप कैसे इंडस्ट्री लगाइएगा? पूंजी भी चाहिए भैया मेरे, ऊर्जा भी चाहिए भैया मेरे, तो क्या हो जाएगा? डी, डनाडन मारिए, टकाटक टिक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए अगर इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको, हमको लगता है कि एमसीक्यू बनाने में मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 से 10। हमको पढ़ना भी पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है ना, टिक लगाना भी पड़ रहा है, समझाना भी पड़ रहा है, फिर भी हम बहुत जल्दी खींच ले रहे हैं। और आप तो हमसे भी ज़्यादा तेज हैं, तो आप तो और ज़्यादा तेज मार लीजिएगा। फिर क्या पूछ रहा है कि वायु परिवहन सेवा का शुरुआत, वायु परिवहन सेवा शुरुआत हुई थी 1911 में, पता होगा यूपी के नैनी से इसको शुरू किया गया था। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पता होगा भारत में टोटल जो है वह 17 और 18 भी कहीं मिलता है, कहीं 16 भी मिलता है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। पूछ रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि आपको पता होगा कि इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके अलावा ये आपसे क्या पूछा था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, है ना, ईसीआर जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन में टिकट जब लेते हैं तो टिकट के ऊपर पे देखिए लिखा रहता है ईसीआर, है ना, ईसीआर में आपका स्वागत है, मतलब पूर्व मध्य रेलवे में आपका स्वागत है। फिर पूछ रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, आपको पता होगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा एक होता है, गलियारा का मतलब होता है कि जो भारत को एकदम नॉर्थ से लेकर के भारत को साउथ में, एक और पूरब से पश्चिम गलियारा होता है जो भारत को एकदम पश्चिम से लेकर के भारत के पूरब को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ टू साउथ का बात कर रहा है, तो नॉर्थ टू साउथ श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी जो लगभग 4400 किलोमीटर के आसपास में है। और जो उत्तर से दक्षिण जो है, सॉरी पूरब से जो पश्चिम है, ये आपको पोरबंदर से लेकर के ये आपको सिलचर तक है, पोरबंदर से लेकर कहाँ तक है, सिलचर तक, जो लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास में। तो इसे सवाल इस बार दे दे तो ऐसे कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए इसके अलावा पूछ रहा है तूतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है, तूतीकोरिन पूछ रहा है, तूतीकोरिन जो पोर्ट है वो कहाँ स्थित है, तूतीकोरिन ऑब्वियसली तमिलनाडु में, तमिलनाडु में चेन्नई भी है, पता होना चाहिए आपको, एन्नौर भी उसी में है। 67 अम्ल वर्षा का कारण क्या है, जो काउज ऑफ एसिड डिटेन, एसिड डिटेन का कारण क्या है, वायु पोल्यूशन, आपको सबको पता होगा वायु प्रदूषण ही कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा का कारण हो जाता है। इसके अलावा पूछा 2011 में निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, देखिए ये सवाल भी कई बार बोर्ड पूछता है ना, तो अगर इसको सवाल 2000 आपको दे दिया कि 2010-11 में, है ना, अगर थोड़ा सा पुराना करता, अभी नया करेगा सवाल तो यूएस हो जाएगा, याद रखिएगा, तब यूएस हो जाएगा। हालांकि आप यूएस ही मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ दिनों से पहले यूएई था, तो अभी अगर आपको टिक लगाना हो तो आप यूएस लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, पूछ रहा है ध्वनि प्रदूषण, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, वो पूछ रहा है कौन सा है, तो नॉइज पॉल्यूशन का मुख्य कारण उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, सब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी कारण है। फिर पूछ रहा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी, यानी कि पुश एंड पुल फैक्टर, पता होगा कि आबादी कहीं पर उठ करके कहीं जाती है, यानी कोई आबादी को खींचता है, कोई आबादी को धक्का देता है, तो यहाँ पे आपको पुश, पुश मतलब क्या, उसको धक्का देना, और पुल मतलब खींचना, तो क्या कारण है, तो पूछ देते हैं पुश और पुल की वजह से क्या होता है, आबादी का माइग्रेशन होता है। तो पूछ रहा है कि प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए, बताइए, माइग्रेशन के लिए, यानी प्रवास के लिए। उसके अलावा आइए 70 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिया, ये हमारा 70 क्वेश्चन था, हम लोगों ने दनादन कर लिया, बहुत कम समय में हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको खींच करके समझाने का आपको। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऊपर वाले की कृपा आप पर बनी रहे, आशीर्वाद बनी रहे, माँ लक्ष्मी खूब ढेर सारा आपको पैसा दे। क्यों पैसा दे, क्योंकि अभी के समय में पैसा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं प्रार्थना करूंगा माँ लक्ष्मी से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, लेकिन उससे पहले आपको सरस्वती ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, जितना आप सरस्वती लीजिएगा उतने ही ज़्यादा आपको लक्ष्मी भी प्राप्त होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इसको शेयर करिए, और जो क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगर आपको लगे किसी को बताने की ज़रूरत है क्रैश कोर्स के बारे में, तो बिल्कुल बताइए, शेयर करिए। और फिर हम लोग ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस से कल हम लोग मिलते हैं, रूबरू होते हैं कल, यानी छोटी दीपावली है, छोटी दीपावली में हम लोग एक प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो 50 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, फिर दीपावली के दिन 50 क्वेश्चन फिर से रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली, हैप्पी छोटी दिवाली, जो भी है सबको हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।